बलराज सक्सेना, हमारे कंपनी के चीफ सिक्योरिटी हेड, हमारे सबसे भरोसेमंद एम्प्लॉय। ये वही है ना जिनके हाथों एक मासूम इंसान की हत्या हुई है? मर्डर किया था इन्होंने? ईला गुजराल, सच को छुपाकर झूठ बोल दो तो कह दो कि मेरे पापा एक हत्यारे हैं। कह दो। गलत। ये क्या कह रही हैं आप? उन्होंने किसी का खून नहीं किया। वो बिल्कुल बेकसूर है, पूरी तरह से बेकसूर। ये आप क्या कह रहे हैं? बलराज सक्सेना बेकसूर है? लेकिन मीडिया ने तो इस बात को बहुत उछाला कि उन्होंने आपकी इमेज को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हालात हमारे काबू में नहीं थे पृथ्वी। ये सब रोकने के लिए मैं कुछ नहीं कर पाई। वो रात मैं कभी नहीं भूल सकती। वो एक डरावने सपने की तरह था। मतलब आप उनके साथ थी जब वो मर्डर हुआ? वो थे आपके साथ? हाँ, वो मेरे साथ थे। उन्होंने गोली नहीं चलाई थी। तो फिर किसने गोली चलाई? मुझे नहीं पता। आज तक यही तो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और जब पुलिस ने मुझसे सवाल किए तब मैं एकदम डर गई और इसी चक्कर में बलराज अरेस्ट हो गए। मैं रातों को सो नहीं पा रही थी। मेरा ज़मीर मुझे खाए जा रहा था। बलराज को लॉकअप से ही छुड़ाकर मुझे चैन आता, इसलिए मैंने उनके बेल का पूरा इंतजाम कर दिया था। पता करवाइए बेल की सुनवाई किस जज के कोर्ट में हो रही है। ये फैसला अगले मंडे के पहले हो जाए, पैसे चाहे जितने भी लगें। समझ गए आप बात? बेटा, किस्मत एक ऐसी चीज होती है जो किसी से रिश्वत नहीं लेती। इससे पहले कि उनकी जमानत हुए, उनको जेल में ही किसी ने मार डाला। पता नहीं ये किसने किया है, उसका क्या मकसद है, उनकी हत्या से उसका क्या फायदा हो सकता है। लेकिन इसमें आपका क्या फायदा हुआ? आपने झूठी कहानी क्यों किया आपने ऐसा? आपने एक बेगुनाह इंसान को जेल क्यों जाने दिया? मैं मजबूर थी बेटा। मुझे अपने परिवार को बचाना था एक बहुत भयानक सच से। क्या हुआ? देखने यार, ये कह रहा अंदर कोई अर्जेंट मीटिंग चल रही है और हमें अंदर जाने नहीं दे रहे। देखिए, हम जानते हैं आपकी ड्यूटी है, लेकिन इस टाइम हमारा ईला मैम से मिलना बहुत जरूरी है। सॉरी सर, मैंने इन्हें कई बार बता चुका हूँ कि हमें स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि किसी को भी अंदर ना भेजूं। किसने दिए ऑर्डर्स? हाँ, क्या तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ? ईला गुजराल का दामाद हूं मैं, समझे? अभी के अभी ना तुम दोनों को नौकरी से निकलवा दूंगा। देखिए सर, पृथ्वी जी ने हमें ऑर्डर दिया है कि हम किसी को भी अंदर ना भेजें। पृथ्वी, देखिए, हटिए। देखिए प्लीज, आप अंदर नहीं जा सकते। एक मिनट जय, सब लोग देख रहे हैं।
मैं अपने साथ ऐसा होने नहीं दे सकती। ना तो मुझे पृथ्वी की प्रॉब्लम समझ में आ रही है और ना ही कुछ ठीक हो रहा है। अपने आप को बहुत ब्लेम कर लिया है मैंने, लेकिन अब और नहीं। पृथ्वी अगर मुझसे प्यार ही नहीं करता तो फिर इस झूठे रिश्ते का क्या करूं मैं, जिसमें ना ही एक दूसरे के लिए कोई इज्जत है और ना ही विश्वास। आप क्या चाहती हैं दामिनी मैम? आप ये चाहती हैं कि मैं आपकी खिदमत में हर वक्त यहाँ बैठा रहूं, आपके इशारों पे नाचता फिरूं, आप अपनी जादू की छड़ी घुमाएं और मैं सिर्फ वही करूं जो आप चाहें। बहुत पुरानी आदत है आपकी लोगों को कंट्रोल में रखने की, उनकी लगाम अपने हाथों में रखने की। देखो दामिनी, तुम्हारी ये ईगो, ये जो तुम्हारा अकड़पन है। पृथ्वी प्लीज। चिल्लाओ मत दामिनी। जहां तक तुम्हारा सवाल है दामिनी, अपने अलावा किसी और के बारे में सोचा नहीं है तुमने आज तक? मैं बलराज की गुनहगार हूं, उनके पूरे परिवार की। सुना है उनके 3 बेटे हैं। कितने गुरूर के साथ कहते थे बड़े बेटे की शादी करनी है, छोटे की नौकरी। कितना उन्हें ढूंढने की कोशिश की, प्राइवेट डिटेक्टिव्स मनाली तक भेज दिए। वहां जाके पता चला कि वो बॉम्बे आ गए हैं, लेकिन कहाँ हैं, किस हालत में हैं, कैसे हैं, कुछ नहीं पता। ये इनके बचपन की तस्वीर है। मेरे पास यही तस्वीर है। पृथ्वी, मैं इन तीनों की गुनहगार हूं। आप ये सब मुझसे क्यों कह रही हैं? क्योंकि इन्हें ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद चाहती हूँ। मेरी? हाँ पृथ्वी, प्लीज मुझे ना मत कहना। ये जहां कहीं भी मिलेंगे मैं इनसे हाथ जोड़कर माफी मांगूंगी। जो हो सकेगा मैं अपनी तरफ से करूंगी। पृथ्वी, मैं इनकी कर्जदार हूं, मेरी जिंदगी इनकी अमानत है। पृथ्वी प्लीज मेरी मदद करो। इसका मतलब अगर ईला गुजराल पापा की दोषी नहीं थी तो हमारा ये बदला गलत था। हम क्या करने आए थे और क्या कर रहे हैं? कितनी जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं, कितनी। अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुझे भी। मगर भैया बात तो। चलो मेरे साथ। और इसीलिए ईला गुजराल बलराज सक्सेना की फैमिली यानी हमें ढूंढ रही थी। एक नई जिंदगी शुरुआत करने में हमारी मदद करना चाहती थी। वो खुद, उसके अपने लॉयर्स, यहां तक कि जज भी पापा को बेकसूर साबित करके उनको बेल दिलाने में लगा था। लेकिन आप ये सब इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं भैया?
हो सकता है ईला गुजराल अपने आप को बचाने के लिए ये सारी कहानियां बना रही हो। ऐसा नहीं है समीर भैया, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मुझे इन सब चीजों का प्रूफ मिला है। और यही नहीं, उन्होंने पापा की बेल के लिए जज को काफी पैसे दिए हैं। हमें ढूंढने के लिए डिटेक्टिव एजेंसी को लाखों की पेमेंट की है। देखिए भैया, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भूल रहे हैं। चैतन्य, जिसका पार्टी में खून हुआ था, वो किसी और से नहीं भैया, ईला गुजराल से ही बदतमीजी कर रहा था। फॉर गॉड सेक भैया, एक निर्दोष आदमी को जेल हुई थी, उसके बाद उसकी मौत होगी, जिसकी वजह से उसकी पूरी फैमिली बर्बाद होगी भैया। और ईला गुजराल आज भी यही कह रही है कि दिस मैटर्स पर्सनल। हमने हमेशा वही सोचा समीर कि ईला गुजराल ने खून किया है, और शायद इसीलिए हमारे कई सवालों के जवाब रह गए। पर हमने आज तक ये नहीं सोचा कि ये खून कोई और भी कर सकता है। मान लो अगर 1 मिनट के लिए हम इस बात को मान लें, तो हमारे कई सवालों के जवाब मिल सकते हैं। और अगर इस बात में जरा सी भी सच्चाई है, तो हमें इस सच्चाई का पता लगाना होगा। अगर ऐसा करने से हमें सच का पता चलता है, तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। हाँ वरुण, और हम इस सच्चाई का पता आज ही लगाएंगे। सबसे पहले यह पता करना होगा कि जिस इंसान का खून हुआ, वो इंसान चैतन्य था कौन। क्या सोचते हो समीर? शायद आप लोग सही कह रहे हैं। हमें इस बात की जड़ तक तो पहुंचना ही होगा। जिस पुलिस स्टेशन में चैतन्य के खून की फाइल है, हमें वहां जाके उसका एड्रेस पता करना होगा। और गुजराल एम्पायर के एमडी को एक एड्रेस निकलवाने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। अगर तुम्हारी तबीयत फिर भी ठीक नहीं होती, तो फिर तुम अपनी बहन को बुला लो। झेलो अभी 9 महीने तक। ये बच्चा मेरा नहीं है। हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है अब नहीं, और कभी कुछ ठीक नहीं होगा। पहले भी जानती थी, पर शायद यकीन नहीं था। पर अब साथ रहकर मुझे ये एहसास हो गया है कि तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया जय। शादी हुई, बच्चे को पिता का नाम मिला, अब मुझे या मेरे बच्चे को तुमसे कुछ नहीं मिलने वाला, और ना तुम्हें हमसे। मेरा तुम्हारा साथ यहीं तक का था।
रोशनी, मेरी हाँ या ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। रोशनी, लाइफ में और भी बहुत काम होते हैं, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं वरुण को बुला दूंगी। वो मेरे प्यार के लायक ही नहीं है। उसे क्या लगता है कि ये सब मेरे लिए मजाक है? और वैसे भी उसने कभी मेरी फीलिंग्स को सीरियसली लिया ही नहीं। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं वरुण से कभी बात नहीं करूंगी, उसे कभी नहीं मिलूंगी और उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दूंगी। भैया, फोटोग्राफ्स। ये ले, चेक कर। ये आदमी जो ईला गुजराल के साथ खड़ा है, यही चैतन्य। भैया, मैं देखता हूँ और इन्फॉर्मेशन। इस फोटो को स्कैन करके इमेज सर्च करते हैं। यही है भैया। प्रिंट। वहीं साकीनाका में रहता था, वहां अब कोई नहीं रहता, अब वो बंद रहता है। हो सकता है पड़ोसी कुछ बता दें आपको। चैतन्य शर्मा, 501 आशा नगर, साकीनाका। फ्लैट के बाहर की इंफॉर्मेशन तो काफी है, घर की हिस्ट्री तो हम निकाल ही लेंगे। इस फाइल में और कोई इन्फॉर्मेशन है इनके बारे में? बरेली में पैदा हुआ है, काफी सालों से रहता था, उसका एक एड्रेस लिखा हुआ है मेरे पास। ये इन्फॉर्मेशन किस काम की है? ईला गुजराल के साथ इसका क्या लिंक था? पार्टी में कैसे आ गया? ईला गुजराल के साथ एक जर्नलिस्ट का क्या पंगा हो सकता है? क्या परेशानी हो सकती है?